वही टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में स्टार्ट किए थे, चैप्टर 7 में परमुटेशन और कम्बिनेशंस में। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे टॉपिक्स को कि बेसिक काउंटिंग क्या होती है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या है, और फिर कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि जिसको हम समटाइम्स कम्बिनेटोरियल प्रूफ्स भी कहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि इसको यूज़ करते हुए हम कम्बिनेटोरिक्स के क्वेश्चंस और काउंटिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास काउंटिंग जो है नंबर 3, आप इसको कह सकते हैं बेसिक कम्बिनेटोरिक्स में हमारे पास ये काउंटिंग वाला टॉपिक इंक्लूडेड होता है। तो आप इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है उससे रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल और सम रूल इंक्लूड करते हैं। तो समटाइम्स हम प्रोडक्ट रूल को एंड रूल भी कह देते हैं और सम रूल को और रूल भी कह देते हैं। आपने प्रोबेबिलिटीज़ में भी पढ़े होंगे एंड रूल और रूल। तो ये बिल्कुल इसी तरह है। तो हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि कब हमारे पास जो दो चीज़ों को काउंट करना है तो कब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और कब हम सम रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एट द सेम टाइम आप दोनों चीज़ों को परफॉर्म कर सकते, दोनों एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से समहाउ इंडिपेंडेंट हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक एक्शन को परफॉर्म करने के साथ उसके मल्टीपल अदर वेज भी एग्जिस्ट करते हो तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें कि इफ़ देयर आर n ways and one ways to do first task and for each of these ways doing the first task there are n two ways to do the second task। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ टास्क है, हम इसको कह देते हैं लेट से ये हमारे पास सेट ए है और हर टास्क के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे मेरे पास वन है, वन के कोरोस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 डिफरेंट टास्क हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो क्या होगा कि अगर फर्स्ट सेट में हमारे पास n1 पॉसिबिलिटीज़ हैं और सेकंड सेट में हमारे पास n2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल और जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ होंगी दोनों टास्क को परफॉर्म करने की दे वुड बी n1 टाइम्स n2। तो समटाइम्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक टास्क दूसरे टास्क से इंडिपेंडेंट भी है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे हम एक कॉइन को टॉस करें और आप एंड भी कह सकते हैं। यूजली हम इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम इसको एंड रूल कहते हैं। तो आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन है टॉस करने के लिए और साथ में हमारे पास एक डाइस है जिसको हमने रोल करना है। तो अब हमारे पास कॉइन की जो अकरेंसेस है इवेंट्स की वो इंडिपेंडेंट है डाइस के नंबर्स की। इसी तरह डाइस के नंबर्स की जो अपीयरेंस है वो इंडिपेंडेंट है कॉइन्स के नंबर्स की। तो अगर हमारे पास कॉइन में अगर हम फ्लिप करते हैं और हमारे पास हेड अपीयर होता है, इसका मतलब ये है कि हेड के साथ हमारे पास डाइस के 6 नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ है। हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी हो सकता है, हेड के साथ 3 भी पॉसिबल है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो हमारे पास होंगे 2 टाइम्स 6 जो कि 12 है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल न्यू कंपनी हैव 2 एम्प्लॉयज सांचेज एंड पटेल और they have to rent floor of building with 12 offices. So how many ways are there to assign different offices to these 2 employees? तो इसमें हम यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सांचेज है उसको हम 12 ऑफिस अपॉइंट मतलब असाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पटेल है उसको हम उन 12 में से 11 असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक ऑफिस असाइन हो जाएगा साइंटिस्ट को तो वो वाला तो हम पटेल को असाइन नहीं कर सकते। तो उससे जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो हम असाइन कर सकते हैं पटेल को। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे वो हमारे पास होंगे 12 टाइम्स 11 विच आर 132। तो यहाँ पे आप देखें कि हम 12 टाइम्स 12 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब आपने 12 में से एक को आप असाइन कर देंगे तो आप वो वाला दूसरे वाले को असाइन नहीं कर सकते। तो जो रिमेनिंग चॉइसेस है वो हमारे पास होंगे 11।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि देखें, अब इसमें और जो ऊपर वाला एक जनरलाइज्ड रूल है प्रोडक्ट रूल, जो नीचे वाला है वो हमारे पास ऐसे ही है। जैसे अब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक बैग है और उस बैग में हमारे पास 12 बॉल्स हैं, और उन 12 बॉल्स के मैंने लेट से नाम रखे हुए हैं, मतलब बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 अप टू बॉल 12। अब हमारे पास दो प्लेयर्स हैं जिनको हमने उनमें से एक बॉल असाइन करनी है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल पटेल को फर्स्ट चूज करता हूँ, तो मेरे पास उन 12 में से पटेल को असाइन करने के लिए 12 बॉल्स हैं। तो बिलाल शायद आप थोड़ा सा वेट करें, लेट मी एक्सप्लेन हिम। तो जब आपने पटेल को एक बॉल असाइन कर दी, अब हमारे पास 12 बॉल में से हमने पटेल को एक बॉल असाइन करनी है, लेट से बॉल 6। तो असाइन करने से पहले हमारे पास जो टोटल चॉइसेस थी वो 12 थी। अब हमने लेट से बॉल 6 जो है वो पटेल को असाइन कर दी, तो रिमेनिंग हमारे पास रहेगी 11 बॉल्स। अब उन 11 बॉल्स में से हम सांचेस को कोई सी भी एक बॉल जो है वो असाइन कर सकते हैं, और B6 असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इट इज ऑलरेडी टेकन आउट ऑफ द बैग। तो टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी, दैट वुड बी 12 टाइम्स 11। अभी हम इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। जैसे हम पिक्चर्स बनाते हैं एक सेट में हम एक सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं, और दूसरे सेट में हम दूसरी पिक्चर में हम दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट सेट से दूसरे सेट पे एलिमेंट्स को कितने वेज में मैप हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विद एन अपर केस इंग्लिश लेटर फॉलोड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन लेबल्स द चेयर्स डिफरेंटली। तो जो फर्स्ट हमारे पास लेटर है उसमें हमारे पास टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर 26, तो हमारे पास 26 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फर्स्ट प्लेस पर हम उनमें से ये दो प्लेसेस हैं। हर चेयर जो है उसका जो लेबल है दैट वुड कंसिस्ट ऑफ टू वी कैन से 2 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट वन जो है वो इंग्लिश, फर्स्ट के लिए हमारे पास 26 चॉइसेस हैं, और सेकंड हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर नॉट एक्सीडिंग 100। तो हमारे पास जो आ जाएगा टोटल पॉसिबिलिटीज दे वुड बी 100। हम यहाँ पे जीरो को अगर इंक्लूड नहीं करते, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास अगर जीरो को इंक्लूड कर लें तो 101 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं दे वुड बी 26 टाइम्स 100, और दे आर टोटल 2600 यूजिंग प्रोडक्ट टूल। ओके, थर्ड एग्जांपल भी हमारे पास है कि देर आर 32 माइक्रो कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर सेंटर, ईच माइक्रो कंप्यूटर हैज 24 पोर्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट पोर्ट्स टू द माइक्रो कंप्यूटर इन सेंटर आर देयर। तो एक माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग 24 पोर्ट्स हैं। तो जो 32 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इसका मतलब है जो टोटल पोर्ट्स हो जाएंगे वो हमारे पास 32 टाइम्स 24 पोर्ट्स हो जाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं दे वुड बी प्रोडक्ट, और इट इज 768 पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल जो है हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं दो से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट टास्क T1 लेबल्ड है, सेकंड टास्क जो है वो लेबल बाय T2 है, और इसी तरह जो nth टास्क है वो हमारे पास Tn है। तो जो प्रोडक्ट रूल है वो हमारे पास क्या होगा कि इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट, या आप कह सकते हैं कि हर एक टास्क के लिए हमारे पास सेकंड टास्क कैन बी परफॉर्म इन n2 वेज। तो हमारे पास जनरलाइज वर्जन होगा वो होगा n1 टाइम्स n2 टाइम्स nm। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बिट से रिलेटेड, बिट स्ट्रिंग से। ये हम देखेंगे जब हमने नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट प्रूफ करना है, तो उसके लिए भी हम यही मेथड यूज करेंगे। तो आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल 7 लेंथ की हमारे पास बिट स्ट्रिंग है। अब हमारे पास जो यूज कर सकते हैं वो हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स 0 और 1 यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम 0 यूज कर सकते हैं या 1। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास प्लेस है उसके लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 0 और 1। तो इसी तरह हमारे पास हर पोजीशन के लिए दो दो चॉइसेस हैं, सो 2
और नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी 2 और थर्ड पोजीशन के लिए भी 2 और फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम 1 यूज़ कर सकते हैं तो वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हम दूसरी प्लेस पर 1 यूज़ करें या नहीं करें। तो इसका मतलब यह है कि जो पहली पोजीशन के नंबर ऑफ वेज हैं वो दूसरी पोजीशन के नंबर ऑफ वेज से इंडिपेंडेंट है, या वो हम साइमल्टेनियसली दोनों जगह पर 0 भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों जगह पर साइमल्टेनियसली 1 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल यूज़ होगा वो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो 7 पोजीशंस हैं और हर पोजीशन के लिए हमारे पास दो दो चॉइसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे 2⁻7 एंड दे आर 128। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ 3 अपर केस इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। और हमारे पास नो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स आर प्रोहिबिटेड इवन इफ दे आर ऑब्ससीन। तो फर्स्ट 3 चॉइसेस में फर्स्ट पोजीशन के लिए भी हमारे पास 26 चॉइसेस हैं, सेकंड के लिए भी 26 हैं, थर्ड के लिए भी 26 हैं। और इसी तरह क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पर लेट से अगर के यूज कर लिया तो सेकंड पोजीशन पर हम के यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमारे पास होता कि हमने फर्स्ट पोजीशन पर जो लेटर यूज किया वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर यूज नहीं करना, तो हमारे पास जो टोटल चॉइसेस होती हैं वो होती हैं 26, लेट से 25 और देन 24। अब चूंकि हमारे पास नो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इज प्रोहिबिटेड, तो जो चॉइसेस हैं वो हमारे पास डिक्रीज नहीं होंगी बल्कि दे वुड रिमेन सेम। तो द टोटल चॉइसेस वुड बी प्रोडक्ट ऑफ 26 टाइम्स 26 टाइम्स 26 टाइम्स 10 क्यूब। तो ये हमारे पास है वो यूजिंग प्रोडक्ट रूल है। अच्छा, यहाँ तक है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें रिलेटेड टू फंक्शंस। एनी क्वेश्चन? ओके, और जो स्टूडेंट्स सर यहाँ पर 10 चॉइसेस क्यों लिखा हुआ है? ना रोल नंबर और नाम लिखकर एंटर करें चैट बॉक्स में ताकि मैं आपकी अटेंडेंस है वो मार्क करूँ। तो बेसिकली ये बेसिक से काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में किए हुए हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज वर्जन और एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग फंक्शंस। अब हमारे पास एक सेट से दूसरे सेट तक जो फंक्शंस है वो हमने काउंट करने हैं कि वो कितने हो सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, और एक दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास फर्स्ट वाले में हमारे पास लेट्स से m एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड सेट है वहां पे हमारे पास लेट्स से n एलिमेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि सेट ए से सेट बी तक कितने पॉसिबल फंक्शंस है वो हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एलिमेंट चूज करता हूं तो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास टोटल चॉइसेस जो है वो n है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये m प्लेसेस है, लेट्स से ये जो जितनी भी मेरे पास पोजीशंस हैं वो m है। अब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास इन n एलिमेंट्स में से किसी एक भी एलिमेंट पे मैप हो सकता है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए चॉइसेस है वो n है। और आपने बात बात ऐसा भी देखा होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उसमें दो नंबर्स एक ही नंबर पे मैप कर रहे होते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अज्यूम कर लें तो -2 और +2 जो है वो हमारे पास दोनों एक ही नंबर +4 पर मैप हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सेकंड एलिमेंट भी हम वो एलिमेंट यूज कर सकते हैं जिसपे फर्स्ट एलिमेंट मैप किया हो। तो इसी तरह दूसरे एलिमेंट को चूज करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? दे आर अगेन n। तो m पोजीशंस पे और हर एलिमेंट के लिए हमारे पास टोटल m चॉइसेस हैं। तो यूजिंग प्रोडक्ट टूल के सेट ऑफ कार्डिनैलिटी n से सेट ऑफ कार्डिनैलिटी m तक जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो हमारे पास होंगे n टाइम्स n टाइम्स n m टाइम्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा n रेज टू पावर m फंक्शन। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हम बार बार यूज करेंगे कम्बिनेटोरिक्स में भी। और तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और सेट a से सेट b की तरफ, a की कार्डिनैलिटी हमारे पास m है, b की कार्डिनैलिटी हमारे पास n है। इसका मतलब ये है
कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ये जो सेट बी है n रेज टू पावर m। सम टाइम हम इसको कार्डिनलिटी वाइज ऐसे भी लिखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। मे भी ऐसा कोई एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भी हो, तो ये आप इसको अपने माइंड में रखें कि हमारे पास इट्स अ सिंपल फंक्शंस। यहाँ पे हम वन वन और ऑन टू फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे रिलेशंस की बात कर रहे हैं जो फंक्शंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो सेट ए विद कार्डिनलिटी m टू सेट बी कार्डिनलिटी m, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर n रेज टू पावर m। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हम अगर हमने वन टू वन फंक्शंस देखना हो। अब वन टू वन फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल x1 मैप कर रहा है y1 पर, तो x2 जो है वो y1 पर मैप नहीं कर सकता। जैसे हमने अभी जो पटेल वाली एग्जांपल्स देखी थी, तो वन वन फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास एक सेट ए से सेट बी तक एक हमने फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो लेट्स से ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए के, और यहाँ मेरे पास एलिमेंट्स हैं बी के। अब टू जो है, लेट्स से ये जो सेकंड एलिमेंट है मेरे पास, ये मैप करता है लास्ट वन एलिमेंट्स पे, दिस वन। लास्ट वन एलिमेंट पे। अब मैंने अगर इसमें से चूज करता हूँ फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए जो हमारे पास ये वाला जो मैंने एलिमेंट चूज किया सेकंड वन, इसके लिए मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी थी, 4, कि मैं इसमें से इस वाले नंबर को भी चूज कर सकता हूँ। बी में 4 एलिमेंट्स में कोई सा भी एलिमेंट चूज करता हूँ, लेकिन जब मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट चूज कर लिया, अब इसके बाद मेरे पास किसी भी नंबर के लिए जो रिमेनिंग चॉइसेस होगी वो रहेगी 3। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज थी n, सेकंड के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज होंगी n-1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सेट ए में से जब मैंने पहला एलिमेंट चूज किया उसके लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी, तो मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ वेज जो हैं दे आर 4। फिर उसके बाद मेरे पास जब सेकंड नंबर मैंने चूज करना है उसके लिए मेरे पास जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज हैं दे आर 3। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से फर्स्ट वाले को इस पे भी मैप कर सकता हूँ, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी, तो ये मेरे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैं चूज कर लेता हूँ, लेट से इसका जो हमारे पास आंसर है वो मेरे पास है दिस वन। अब तीसरे एलिमेंट को चूज करने के लिए मेरे पास जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज हैं वो ये 2 हैं। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2, और जब मैं लास्ट पे एक एलिमेंट रह जाएगा मेरे पास, जब मैं थर्ड वाला एलिमेंट भी चूज कर लूंगा, तो मेरे पास लास्ट एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। तो टोटल नंबर ऑफ फेज है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। तो जो ऑनलाइन जो आपके पास वन टू वन फंक्शंस हैं उनके लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं दे वुड बी n टाइम्स n-1 n-2 टाइम्स n-m-1। तो जो सिंपल फंक्शंस थे वो हमारे पास था n रेज़ पावर m, और जो हमारे पास वन वन फंक्शंस हैं उनके लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर आप इस नंबर को आप चेंज करना चाहें फैक्टोरियल नोटेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल, जिसको हम कह सकते हैं इट इज परमुटेशन ऑफ n एलिमेंट्स व्हेन m एलिमेंट्स आर टेकन। तो यहाँ पे एक चीज ज़हन में रखनी पड़ेगी आपको कि हमारे पास n और m की पेरिटी का भी हमने ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल अगर m जो है वो ग्रेटर देन n है तो हम वन वन फंक्शंस नहीं बना सकते, और अगर m इक्वल्स हो या n से स्मॉलर हो तो हम वन वन फंक्शंस बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास लेट्स से एक सेट है a विथ 5 एलिमेंट्स और एक सेट b है विथ 4 एलिमेंट्स, तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के लिए तो मैं 4 डिस्टिंक्ट नंबर चूज कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट होगा उसके लिए मेरे पास ऐसा कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि मैं उन 4 के अलावा मैप कर सकूँ। इसका मतलब ये है कि फॉर m ग्रेटर देन n देयर इज नो वन वन फंक्शन। एक छोटा सा एक ट्रू फॉल्स या आप कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकता है, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
PNM, या आप इसको लिखते हैं ऐसे NPM। आपके पास n में से आपने टोटल m एलिमेंट्स को चूज करके उनकी अरेंजमेंट्स बनानी है। तो एनी क्वेश्चन के स्टूडेंट का ये पॉइंट अगर समझ में आया हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करें। सर हम n सेट में से m के एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे या m को एनी पहले क्वेश्चन? रखेंगे? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि ये हमारे पास हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हैं हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट ए है विथ m एलिमेंट्स। तो हम लेट्स से एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास है ए सेट है जिसमें हमारे पास लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। अब दूसरा सेट है जिसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ लेट्स से ए बी और सी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 1 को मैं ए पे भी मैप कर सकता हूँ, 1 को बी पर भी मैप कर सकता हूँ और 1 को सी पर भी मैप कर सकता हूँ। इसका मतलब है मेरे पास इन टोटल जो फॉर एग्जांपल फंक्शन है एफ है, जब फंक्शन एफ 1 पे ऑपरेट करता है तो मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। या तो उसका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो लेट्स से मैं सी चूज कर लेता हूँ, तो मैंने एलिमेंट ए को मैप कर लिया सी पर। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास टोटल जो चॉइसेस थी वो 3 थी। अब जब मैंने फर्स्ट वाले को चूज कर लिया, अब सेकंड को चूज करने के लिए मेरे पास जो रिमेनिंग चॉइसेस हैं वो 2 हैं, क्योंकि मैंने वन फंक्शंस बनाना है और वन फंक्शन के लिए मेरे पास उस दोबारा सी को मैं चूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 2 को भी सी पर मैप कर देता हूं तो मेरे पास वो वन फंक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि जो रिमेनिंग चॉइसेस है मेरे पास 2 के लिए वो 2 हैं। तो 2 को मैं मैप कर सकता हूं, तो 2 को मैं मैप कर सकता हूँ ए पर और 2 को मैं मैप कर सकता हूँ बी पर। तो मेरे पास सेकंड नंबर के लिए जो चॉइसेस हैं वो 2 हैं। इसी तरह लेट्स से 2 को मैं मैप कर लेता हूँ ए पर। अब 3 के लिए मेरे पास चॉइसेस सिर्फ एक ही नंबर बच गया, क्योंकि ए भी यूज हो चुका है और सी भी यूज हो चुका है और हमने वन फंक्शन बनाना है तो हम ए और सी को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो जो 3 के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं वो सिर्फ एक ही बच गया, वो हम कह सकते हैं 1। तो लेट्स से 3 हमारे पास मैप कर गया बी पर। अब आप ये देखो कि हमने फंक्शंस बनाना है। फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए। अब अगर मैं 4 को एलिमेंट्स को चूज करता हूं तो मेरे पास सेट बी में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे मैं 4 को मैप करवा सकूं, क्योंकि फंक्शन तो बेशक वो बन जाएगा लेकिन हमारे पास वन फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक बात डिस्कस की गई है कि जब आपने वन फंक्शंस देखने हैं तो आपने ये देखना है कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से लेस देन और इक्वल होनी चाहिए। और हमने देखा था कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो m है और जो बी की कार्डिनलिटी है वो n है। इक्वल होगी तो भी फंक्शन वन वन बन सकता है, अगर लेस देन होगी तो भी वन वन फंक्शन बन सकता है। लेकिन अगर ए की कार्डिनलिटी ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स बच सकते हैं जिसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में मैप नहीं करवा सकते। तो हमारे पास ये बेसिक एक पार्ट है वन वन फंक्शन बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि जस्ट मैंने सिंपल फंक्शंस बनाने हैं, फिर तो आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। तो जो सिंपल फंक्शंस हैं वो ए से बी तक हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं 3⁴ मीन्स से 81। लेकिन वन वन फंक्शन कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब हमारे पास यही बेसिकली हमने इसको जनरलाइज किया है कार्डिनलिटी m और n के लिए।
अब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल गिवन है नेस्टेड लूप्स की। जब आप लूप्स को इनसाइड लूप्स मल्टीप्लाई करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब आप n बाय n मैट्रिसेस या फॉर एग्जांपल 3 बाय 3 मैट्रिसेस को एंटर करते हैं, तो पहले आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लेते हैं, फिर आप सेकंड एलिमेंट्स के, तो आप उसमें 2 नेस्टेड लूप्स डिफाइन कर लेते हैं। तो लूप इनसाइड लूप, तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट लूप है, आउटर लूप है, उसकी एक वैल्यू के लिए आपके पास जो इनसाइड लूप है वो अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट होती है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है प्रोडक्ट रूल की। जैसे हमारे पास ये है फॉर i1 इक्वल्स टू 1 टू n1। फॉर एग्जांपल मेरे पास i1 है 1 से लेकर 4 तक, और जो i2 है वो मेरे पास है 1 से लेकर लेट से 3 तक। तो आप देखें जब मेरे पास वो उसकी एक वैल्यू ज्यूम करेगा i1 1 के लिए, तो i2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो इसी तरह जब फॉर एग्जांपल i की 1 वैल्यू के लिए i2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, फिर i की 2 वैल्यूज के लिए i2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, फिर जब i 3 वैल्यू अज्यूम करेगा तो फिर i2 जो है वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी लूप। फिर हमारे पास जब i की वैल्यू 4, क्योंकि जो लास्ट वन है उसके लिए भी हमारे पास जो इनसाइड लूप है वो एग्जीक्यूट होगी 3 टाइम्स। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज आ जाए वो आ जाएंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, या आप कह सकते हैं 4 टाइम्स 3 इट इज 12। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल की। जब आप नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होता है, और जब आप लूप डिफरेंट लूप यूज करते हैं लेकिन इनसाइड यूज नहीं करते तो हमारे पास एग्जांपल होती है सम रूल की। अभी हम देखेंगे उसकी एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। कि अब हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं वो कार्डिनैलिटी हमारे पास होती है 2 रेज़ टू पावर n। ये आप फेमिलियर हैं इससे, या आप छोटी क्लासेस में भी आप यूज करते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि काउंटिंग के वे से हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल यूज की थी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने यूज करना है फॉर एग्जांपल 7 बिट्स का जो स्ट्रिंग है वो हमने बनाना है। अब हमारे पास कितने पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल पहले वाली पोजीशन के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, दूसरे वाले की भी 2 चॉइसेस हैं, तीसरे के लिए भी 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल हमारे पास जो चॉइसेस हैं दे आर 2 रेज़ टू पावर 7, और दीज वर 128। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेट अज्यूम कर लेता हूँ A, और जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसमें से 3 ही मेरे पास एलिमेंट्स ले लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक फंक्शंस बनाएंगे सबसेट से बिट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक सबसेट ले लेता हूँ A1। तो अब इसमें एक सबसेट एम्प्टी भी हो सकता है एक सबसेट ऐसा हो जिसकी कार्डिनैलिटी 1 हो, और लेट से मैं A2 ले लेता हूँ। तो A2 की जो कार्डिनैलिटी है लेट से वो 2 है, और A3 वो A इटसेल्फ हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि हर सबसेट के कोरोस्पोंडिंग एक बिट स्ट्रिंग उसी लेंथ की डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो A सेट है ये है 3 एलिमेंट्स पे। तो अब मैं देखना चाहूंगा कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। तो मैं एक फंक्शंस बना लेता हूँ इस सेट से बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 की। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास A1 है, तो A1 के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास जो बिट स्ट्रिंग होगा वो होगा 1 0 0। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे 1 है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट सेट का इस सबसेट में इंक्लूडेड है, और चूंकि इस सेट में सिर्फ 1 है, हमारे पास 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो 2 की प्लेस पे भी 0, 3 की प्लेस पे भी 0। अगर मेरे पास एक सेट है लेट से A0 जो कि मेरे पास एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के कोरोस्पोंडिंग जो मेरे पास बिट स्ट्रिंग होगी वो होगी 0 0 और 0। इसी तरह अगर मेरे पास A2 है तो A2 के कोरोस्पोंडिंग जो मेरे पास बिट स्ट्रिंग होगी वो होगी 1 1 और 0, क्योंकि 1 और 2 तो हैं इस सबसेट में और हमारे पास 3 नहीं है। इसी तरह अगर मेरे पास मैं सबसेट ले लेता हूँ A1 2 3, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो बिट स्ट्रिंग होगी वो मेरे पास होगी 1 2 और 3। अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास ये बिट स्ट्रिंग 3 लेंथ की जो बिट स्ट्रिंग है वो कितनी हो सकती है। तो आप देखें कि 3 लेंथ की जो बिट स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, सेकंड के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, थर्ड के लिए भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, और 3 बेसिकली क्या था कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A।
तो यहाँ पे हमने जो मेथड यूज किया इसका प्रूफ का, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ। हम अपकमिंग लेक्चर में भी देखेंगे। तो या हम समटाइम्स को कहते हैं कि काउंटिंग इन टू वेज। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक सेट के सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए उस सेट से एक अदर नंबर्स पर एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे बिट स्ट्रिंग। तो हमने सबसेट्स और बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 के दरमियान में एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन 1 भी है और 2 भी है, क्योंकि आप देखें कि हर सबसेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो बिट स्ट्रिंग मिल रहा है वो बाकी सबसेट से बिट स्ट्रिंग से डिफरेंट है, तो डिस्टिंक्ट भी है। और हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिट स्ट्रिंग हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई सबसेट ना हो। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 भी है और बाइजेक्टिव भी है। और जब हमने काउंटेबल सेट्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम होगी अगर हमारे पास उन दोनों सेट्स के दरमियान में एक 1 फंक्शन हो। तो यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया है कि सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद कार्डिनैलिटी 3 दे आर 2⁻3। ये हमने प्रूफ किया बाय एस्टैब्लिशिंग अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन बिटवीन ए और बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। तो यही हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक में एक्सप्लेन है कि अगर आपने नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट फाइंड करने हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2⁻, कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। तो ये हमने यूज किया यूजिंग प्रोडक्ट रूल से। आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर होगी। बिट स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, जैसे बिट स्ट्रिंग एक अलग चीज है जो कि आप कंप्यूटर साइंस में जैसे यूज करते हैं। आप ये कहते हैं कि एक जो बाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो हर एक बाइट जो है वो दूसरे जो बाइट से है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यूजली एक स्टैंडर्ड बाइट में आप जो लेंथ लेते हैं बिट स्ट्रिंग्स की वो 8 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी सेट की नंबर ऑफ सबसेट्स की कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए हम उस कार्डिनैलिटी की लेंथ की बिट स्ट्रिंग कंसिडर कर लेते हैं। ये अब मैं आपको एक एक ऊपर जो है वो एग्जांपल हमने की थी, हम उसको दोबारा देखते हैं तो आई होप आपको वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये हमने एग्जांपल 4 की थी, आप देख रहे हैं, आमना सईद। तो बिट स्ट्रिंग मींस के स्ट्रिंग हम आप कह लें कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, हम 3-4 अल्फ़ाबेट्स को मिला लें तो वो एक कैरेक्टर बन जाता है। तो आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप यू नो मोर देन। तो हम जब 3-4 कैरेक्टर्स को मिला ले 3-4 कैरेक्टर्स को मिला लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को मिला लेते हैं, वो एक हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे बिट स्ट्रिंग से मुराद भी हमारी यही है। अगर मैं कहूँगा 7 बिट स्ट्रिंग तो इसका मतलब है वो जो स्ट्रिंग बन रहा है उसमें हमारे पास 7 डिजिट्स यूज हो रहे हैं ना बाइनरी कोड से मिलकर। और अगर मैं कहूँगा 4 बिट स्ट्रिंग तो इसमें हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास 4 प्लेसेस वाला स्ट्रिंग है, हम उसमें 4 पोजिशंस कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक सेट्स के नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स फाइंड करेंगे तो हम उस सेट की कार्डिनैलिटी के बराबर जो है वो बिट स्ट्रिंग कंसिडर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर है। ओके, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास था बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7। इसका मतलब है कि मेरे पास जो स्ट्रिंग यूज होगा उसमें मेरे पास 7 पोजीशन होंगी और हर पोजीशन जो वो एक बिट है। और बिट में आपके पास या नंबर 0 होता है या 1, क्योंकि बाइनरी कोड होता है। इस तरह जो हमने एग्जांपल्स की यहाँ पर उसमें हमने कार्डिनैलिटी 3 यूज की। इसका मतलब है मैंने कंसिडर करना स्ट्रिंग ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। इसका मतलब है जो मेरे पास 3 नंबर्स होंगे, 3 पोजीशंस होंगी, तो 3 बिट से मिलकर हमारे पास एक स्ट्रिंग बनेगा। और उसमें इन 3 बिट्स में से हर बिट में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उस बिट में 0 सेव होगा या उसमें हमारे पास 1 स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रूफ यूज करते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स, या
इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं काउंटिंग इन टू वेज। तो यहाँ पे हमने बिट स्ट्रिंग इसलिए यूज किया क्योंकि बिट स्ट्रिंग को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और हमने उसमें ये काउंट कर लिया है एक इजियर वे में कि किस तरह टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने प्रूफ ये करना था कि ए के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो कितने हैं। उसके लिए हमने ए के सबसेट्स के दरमियान और बिट स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके दरमियान एक हमने बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन अगर हम इसको प्रूव कर दें कि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका फायदा ये होगा कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो उतने ही होंगे जितने उस लेंथ के बिट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ मैंने आपको एक क्लियरली उसको ये तो नहीं बताया कि हमारे पास ये बाइजेक्टिव कैसे है, लेकिन इट इज ईजियर क्योंकि आप कोई भी सबसेट लें उसके कोरोस्पोंडिंग आपके पास एक बिट स्ट्रिंग आएगा। और जो जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया, अगर फॉर एग्जांपल 1 इंक्लूड करता है तो हम 1 की पोजीशन पर 1 लिख देंगे, 2 और 3 उस सबसेट में नहीं है तो उसकी पोजीशन पर 0 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 और 2 है तो हमारे पास पहली दो पोजीशंस पर 1 1 आ जाएगा क्योंकि 1 और दोनों प्रेजेंट है। 3 एब्सेंट है, उसकी जगह हम 0 यूज कर देंगे। तो हर सबसेट के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक यूनिक बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास 1 1 भी है। इसी तरह अगर आप कोई एक बिट स्ट्रिंग कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 1, या आप कंसिडर कर लेते हैं 1 0 1, इसका मतलब ये है कि सेकंड पोजीशन पे 0 है तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1 और 3 इंक्लूड है। तो हर बिट स्ट्रिंग के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास एक सबसेट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शंस है वो ऑन टू भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये बेसिकली फंक्शंस जो है नंबर ऑफ ये सबसेट से बिट स्ट्रिंग की तरफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और हमने प्रीवियसली एग्जांपल में देखा था कि 3 बिट स्ट्रिंग की जो नंबर ऑफ डिफरेंट बिट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं दे आर 2⁻3। तो इसका मतलब है इतने ही हमारे पास 3 कार्डिनलिटी सेट के सबसेट एग्जिस्ट करेंगे, दे आर 2⁻3। तो ये हमारे पास है वे ऑफ कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स। हम अब कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसे बाकी क्वेश्चंस कॉम्बिनेटोरियल कैसे सॉल्व होते हैं ये भी देखेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? ओके, अब हम इसमें जनरलाइज भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 से ज्यादा सेट्स हों। सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव A1 A2 AM, दे आर फाइनाइट सेट्स। तो हमारे पास इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ईच सेट। ये हमने डिस्कस किया था फॉर 2 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास A है जिसकी कार्डिनलिटी लेट्स से n है और हमारे पास एक सेट B है जिसकी कार्डिनलिटी हमारे पास m है, तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे कार्डिनलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड विथ कार्डिनलिटी ऑफ B, मीन्स टू से दे आर n टाइम्स m। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास हमें हेल्प करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स फाइंड करने, कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए भी। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली प्रोडक्ट रूल को जनरलाइज किया था। तो अगर हमारे पास m फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, तो उन सब सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो हमारे पास उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे दे आर प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ईच सेट सेपरेटली। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं ये किस टाइप के होंगे। जैसे हम अगर 2 सेट से स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास है A और क्रॉस B। तो हमने इसमें डिफाइन किया था 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर पेयर डिफाइन करेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से होगा। अब अगर मैं लेट्स से 4 सेट्स ले लेता हूँ, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस A4, तो 4 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो 4 टुपल होंगे, A1 लेट्स से A2 A3 और A4। और हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू कैपिटल AI। इसी तरह आप इसको किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ
सेट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास m सेट्स होंगे, फाइनाइट सेट्स होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m टुपल, जिसमें, और ये ऑर्डर टुपल होगा। इसका मतलब है कि जिस पोजीशन पर हमारे पास एलिमेंट है वो उसी ही सेट के इंडेक्स वाले सेट में एलिमेंट है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो हमें हेल्प करता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड कि हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस में नंबर किस तरह हम काउंट करते हैं, या आप खुद भी रीड कर सकते हैं, इट इज ईजियर। अब हम आ जाते हैं सेकंड रूल पे, जो हमारे पास है सम रूल। अब सम रूल क्या है कि हम इसको समटाइम्स कहते हैं डिपेंडेंट रूल, या सम रूल उस वक्त यूज होता है जब हम दो टास्क को एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर एक डाइस को रोल करता हूं तो मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर उन 6 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी अपीयर होगी, लेट्स से मैंने डाइस को रोल किया और मेरे पास आंसर 4 आ गया। अब जब 4 डाइस पर अपीयर हो गया तो एट द सेम टाइम मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो अपीयर नहीं हो सकते। तो 4 की अपीयरेंस ने जो बाकी 5 नंबर्स की अपीयरेंस है उसको डिनाई किया। तो इस तरह की कंडीशंस में हम यूज करते हैं सम रूल के। टोटल हमारे पास चॉइसेस के हैं, अगर 1 अपीयर हो जाएगा तो बाकी 5 अपीयर नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो है 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो टोटल हमारे पास 6 चॉइसेस हो गई। तो प्रोडक्ट रूल को हम कह सकते हैं कि जब हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं तो प्रोडक्ट रूल आता है। सम रूल को यूज करते हैं जब हमारे पास दो चीजें एट द सेम टाइम परफॉर्म नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं इट इज सम रूल। तो फॉर एग्जांपल, if a task can be done either in one of n1 ways or in one of n2 ways, where none of the set of n1 ways is the same as any of the set of n2 ways, then there are n plus 1 n2 ways to do the task। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो n1 वेज हैं और n2 वेज हैं, दोनों आपस में एक डिफरेंट सेट्स हैं। अगर ये डिफरेंट सेट्स ना हो तो हमारे पास ये एक डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब मेरे पास है एक सेट ए है और दूसरा सेट मेरे पास बी है। अब अगर ये डिसजॉइंट है, अगर मेरे पास ए की कार्डिनैलिटी 4 है और बी की कार्डिनैलिटी मेरे पास 5 है, और मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनैलिटी है वो मेरे पास क्या होगी, दैट वुड बी 4 + 5 और इट इज 9। तो हमने यूनियन की कार्डिनैलिटी सम इसलिए करके फाइंड की क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी नंबर्स जो है वो ओवरलैप नहीं हो रहे। तो सम रूल में भी ऐसी है कि जब आपके पास n1 वेज जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो n2 वेज से, तो पॉसिबल चॉइसेस हमारे पास क्या होंगी, दीज वुड बी दे वुड बी 4 + 5। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि ए और बी में कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो कि दोनों में कॉमन है, तो उस केस में हम यूज करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब होगा क्या, जब आप ए के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं, दे वुड बी काउंटेड ट्वाइस। ए के एलिमेंट काउंट करेंगे तो इंटरसेक्शन वाले काउंट हो जाएंगे, जब आप बी के एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो वो भी काउंट हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो एक दफा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, ए की जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास 5 है और जो बी की कार्डिनैलिटी है वो 6 है, और जो हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2। अब अगर हम देखना चाहें कि ए यूनियन बी के हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, तो ए की कार्डिनैलिटी 5, बी की कार्डिनैलिटी 6, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल 11 एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब हमने 5 काउंट किया तो ये 2 इसमें से जो है वो यूज हुआ, फिर जब हमने 6 काउंट किया तो ये 2 एक दफा फिर ऐड हो गया, तो ये 2 दो दफा ऐड हुआ। तो हमें एक दफा इसके जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस करना पड़ेंगे। तो 11 - 2 इट इज 9। तो ये जो एलिमेंट्स थे अदर द इंटरसेक्शन, ये हमारे पास 3 थे, और जो बी के एलिमेंट्स थे अदर द इंटरसेक्शन वो हमारे पास 4 थे। तो 3 ए के एलिमेंट्स थे, 4 बी के एलिमेंट्स थे, और 2 एलिमेंट्स जो थे वो हमारे पास इंटरसेक्शन में थे। तो जब ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आएगा वो हमारे पास टोटल 9 होगा, क्योंकि सेट में हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते। तो जब हमारे पास
n1 वेज और n2 वेज में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो हम जस्ट सम रूल यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास n1 और n2 में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाए तो हम वहां पे यूज करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हम इसको यूनियन रूल भी कह सकते हैं, और रूल भी कह सकते हैं, और सम रूल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल 12 में हमारे पास सपोज दैट आइदर अ मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स फैकल्टी और अ स्टूडेंट हु इज अ मैथमेटिक्स मेजर इज चूजन एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू अ यूनिवर्सिटी कमेटी। तो आप यहाँ पे देखें कि जो आइदर है ये हमें बता रहा है कि हम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मैथमेटिक्स फैकल्टी और मैथमेटिक्स मेजर का स्टूडेंट चूज नहीं कर सकते। अगर मैथमेटिक्स फैकल्टी का मेंबर चूज करेंगे तो हमें स्टूडेंट्स अदर देन मैथमेटिक्स मेजर का चूज करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें जो एट द सेम टाइम हम चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रूल यूज होगा दैट वुड बी सम रूल। तो अगर 37 मेंबर्स हैं मैथमेटिक्स फैकल्टी के और 83 मैथमेटिक्स मेजर के स्टूडेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास हो जाएंगी 37 प्लस 83 जो कि 120 है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 से ज्यादा टास्क हों और उनमें से कोई भी टास्क जो है वो दूसरे टास्क के अंदर कॉमन ना हो तो टोटल नंबर ऑफ फेज है दे वुड बी सम ऑफ दीज टास्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास m डिफरेंट टास्क हैं और हर टास्क को परफॉर्म करने के दे आर n वेज। तो फर्स्ट टास्क के लिए n1, सेकंड टास्क के लिए n2 और m टास्क के लिए nm। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज होंगे दे वुड बी सम ऑफ दीज नंबर्स n1 प्लस n2 सो ऑन अप टू nm। एग्जाम्पल 13 है हमारे पास अ स्टूडेंट कैन चूज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ 3 लिस्ट। और जो 3 लिस्ट है पहली लिस्ट में हमारे पास 23 प्रोजेक्ट्स हैं, सेकंड में 15 है और थर्ड में 19 है। अब लिस्ट 3 है लेकिन स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट एक ही यूज करना। अगर वो फर्स्ट लिस्ट में से एक प्रोजेक्ट चूज कर लेता है तो इसका मतलब है सेकंड और थर्ड लिस्ट में से वो कोई भी प्रोजेक्ट चूज नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर एक स्टूडेंट थर्ड लिस्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज कर सकता है तो उसके लिए पहली और दूसरी लिस्ट में से प्रोडक्ट चूज करना वो इम्पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं एट द सेम टाइम वो तीनों लिस्ट में से प्रोडक्ट चूज नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट रूल यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सम रूल यूज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो इन तीनों पॉसिबिलिटीज का सम होगा। और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपके पास n लूप्स आप यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो लूप्स यूज हो रही है वो नेस्टेड नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें जैसे i1 है, i1 का i2 से कोई रिलेशन नहीं है। तो i1 जब एग्जीक्यूट होगी तो वो जो इनसाइड बॉडी के जो आपके पास फंक्शन है वो सेपरेटली एग्जीक्यूट होगा, उसका सेकंड लूप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और जब आप इनसाइड लूप यूज करते हैं जिसको आप नेस्टेड लूप्स कहते हैं तो वो हमारे पास एग्जांपल थी प्रोडक्ट लूप्स की। तो ये एक एग्जांपल गिवन है, इसका एक्सप्लेनेशन है इट इज सेम। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पास है कि अगर आपके पास m डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनके यूनियन की जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास होगी सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ऑल सेट्स। सो a1 a2 am। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। पेयर वाइज डिसजॉइंट मीन्स कि अगर आप a1 चूज करते हैं तो बाकी जो m-1 सेट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट a1 के साथ कॉमन नहीं है। तो आप a1 का किसी भी दूसरे सेट के साथ अदर देन a1 अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं दैट शुड बी एम्प्टी। अगर ये डिसजॉइंट नहीं होगा तो हमारे पास ये जो सम रूल है वो फिर चेंज हो जाएगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन केस में। अब यहाँ पे हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ पोर्शंस के लिए कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा और कुछ पार्ट के लिए हमारे पास सम रूल यूज होगा। तो इसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल है कि बेसिक लैंग्वेज में हमारे पास जो वेरिएबल का नेम है इट इज 1 और 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स where uppercase and lowercase letters are not distinguished, so it is not case sensitive. Okay, a variable name must begin with the letter and must be different from the 5 strings of 2 characters that are reserved for programming use. How many different variable names are there in this version of basic? तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज का वेरिएबल का जो नेम है उसमें हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो 1 स्ट्रिंग का हो सकता है और 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स।
अब यहाँ से हमारे पास हमें डिस्टिंग्विश ये करना है कि किस पार्ट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा और किस पार्ट के लिए सम रूल। अब आप ये देखें कि अगर आपके पास एक वन स्ट्रिंग लेंथ का है, वन वेरिएबल नेम जो है वो वन स्ट्रिंग लेंथ है, तो उसका मतलब यह है कि 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग ऑफ वन लेंथ जो है वो मेरे पास v1 है, और जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है यानी कि दो बिट वाला जो स्ट्रिंग है वो मेरे पास v2 है। तो आप देखें जब आप वन स्ट्रिंग वाला नाम रखेंगे तो आप दो वाला उस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो ये जो v1 और v2 है वो एक दूसरे की जो अपीयरेंस है, एक की अपीयरेंस से दूसरे की जो अपीयरेंस है वो डिनाई हो रही है। तो v1 और v2 जो है वो आपस में यूजिंग सम रूल ऐड होंगे। अब हम v1 इटसेल्फ जो है उसके हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो यूजिंग प्रोडक्ट रूल होंगी। तो आप देखते हैं हमारे पास टोटल इंग्लिश लेटर्स जो है वो 26 हैं, और यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि अपर केस और लोअर केस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो हमारे पास 26 और 26 डिफरेंट चॉइसेस होती। तो जो फर्स्ट हमारे पास अल्फाबेट्स हैं उनके लिए 26 चॉइसेस है, और जो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं वो हमारे पास हैं 10 चॉइसेस। तो और जो हमारे पास 2 स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है उसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो टोटल जो हमारे पास चॉइसेस होंगी वो होंगी 26 टाइम्स 36। 26 जो है वो हमारे पास हैं जुल्कनैन, आपको क्या बात समझ नहीं आई? ओके देखें हमारे पास जो वेरिएबल नेम्स हैं उसमें दो तरह की चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि वो सिर्फ एक ही लेटर पर कंसिस्ट करे। दूसरी चॉइस है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो नेम्स हैं वो लेंथ 2 के हों। अब जो फर्स्ट लेंथ है उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट यूज हो रहा है। तो अब अगर आपने एक सिंगल लेटर वाला आपने नाम रख दिया, इसका मतलब है आप सेकंड लेटर वाला नाम नहीं रख, दो लेंथ वाला नाम नहीं रख सकते। तो इन दोनों की जो टोटल चॉइसेस है वो हमारे पास सम होंगी। इसको मैंने कह दिया v1 वेरिएबल्स v1 टाइप का मतलब है कि उसका जो नाम है वो जस्ट वन लेंथ का है। और इसको मैंने कह दिया है जो v2 का मतलब ये है कि मेरे पास जो वेरिएबल्स नेम है वो लेंथ 2 के हैं। तो टोटल चॉइसेस जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स के जो नेम है उनकी चॉइसेस मेरे पास होंगी v1 प्लस v2। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइसेस हैं जिसमें v1 की कितनी चॉइसेस हैं और v2 की कितनी चॉइसेस हैं। अब हम वो देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मेरे पास फर्स्ट वाला इंग्लिश जो है वो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? दीज आर 26। तो यहाँ पे हमारे पास वही बात मेंशन की है कि देखें v1 हमारे पास जो है वो 26 है, क्योंकि हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट यूज करना है, हमने वहां पे न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं यूज करना। तो v1 की जो टोटल चॉइसेस है वो हमारे पास हैं 26। अब हम आ जाते हैं 2 कैरेक्टर वेरिएबल की तरफ। तो 2 कैरेक्टर वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो 26 टाइम्स 36 है। अभी 26 टाइम्स 36 क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो पहला लेटर है वो तो अल्फाबेट होना चाहिए। तो पहली जो चॉइस है वो हमारे पास 26 है, और सेकंड चॉइस में हमारे पास वो अल्फाबेट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे मेरे पास मैं कहूँ कि मेरे पास है a और b, तो ये भी 2 वेरिएबल नेम है, और मेरे पास ये भी हो सकता है a और साथ में 3। तो पहला वाला तो अल्फाबेट लाजमी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो पहली पोजीशन है उसके लिए मेरे पास टोटल चॉइसेस हैं 26, और जो सेकंड चॉइसेस हैं उसमें मेरे पास 26 तो अल्फाबेट्स हैं और साथ में 10 डिजिट्स भी हैं। तो जो सेकंड पोजीशन के लिए टोटल चॉइसेस हैं वो हो जाएंगी 26 प्लस 10 यानी कि 36। तो हमारे पास जो 2
करेक्टर वाला जो नेम है, वेरिएबल नेम है, उसके लिए चॉइसेस हमारे पास हो जाएंगी 26 टाइम्स 36। लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी लगी है कि हमारे पास 5 स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जो कि रिजर्व हैं फॉर प्रोग्रामिंग यूज, या आप कह सकते हैं जो कि आपके पास बाय डिफॉल्ट वेरिएबल के नेम्स आप अज्यूम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन 5 स्ट्रिंग्स को उन टोटल 2 वेरिएबल कैरेक्टर्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 26 टाइम्स 36 माइनस 5, जो कि हमारे पास है 931। तो अब टोटल चॉइसेस कितनी आ जाएंगी, V1 हमारे पास था 26 और V2 हमारे पास था 931। तो टोटल चॉइसेस आ गई हमारे पास 957। इसका मतलब है कि एक बेसिक लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें आप 957 डिफरेंट वेज में वेरिएबल्स नेम्स डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें वो 1 कैरेक्टर का वेरिएबल भी शामिल होगा और 2 वेरिएबल का कैरेक्टर भी शामिल होगा। तो आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है अभी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, फिर हम इसको एक डिफरेंट एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि हाफ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन के लिए हमारे पास सम रूल यूज हो रहा है और हाफ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और गुड एग्जांपल्स एक्सरसाइजेज में हमारे पास गिवन है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आइडियाज क्लियर करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 16। Each user on a computer system has a password which is 6 to 8 characters long, where each character is an uppercase letter or a digit. Each password must contain at least one digit. How many possible passwords are there? अब ये थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अब हम इसमें इसको 1 बाय 1 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अंडरस्टैंडिंग देते बनाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप देखें कि पासवर्ड जो है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का है और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 3 तरह के पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक वो पासवर्ड जिनकी लेंथ 6 है, उसको हम डिनोट कर लेते हैं P6 से, और एक वो पासवर्ड जिनमें हमारे पास लेंथ जो है वो 7 होगी, हम उसको डिनोट कर लेते हैं P7 से, और जो पासवर्ड जिनकी लेंथ 8 है हम उसका नाम रख लेते हैं P8। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स जो हैं वो इन P6, P7 और P8 का सम होगा, क्योंकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप 6 लेटर्स का कैरेक्टर्स का पासवर्ड्स बनाते हैं तो आप उसको 7th कैरेक्टर्स में या 8 कैरेक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अपीयरेंस ऑफ 6 कैरेक्टर्स पासवर्ड जो है वो डिनाई कर रही है पासवर्ड ऑफ कैरेक्टर 7 और पासवर्ड ऑफ लेंथ 8 की। तो इन तीनों में जो हमारे पास जो रूल यूज होगा दैट वुड बी सम रादर देन प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब वेयर ईच कैरेक्टर इज एन अपर केस लेटर और अ डिजिट, इसका मतलब है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक है, तो 26 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और 10 हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो 26 प्लस 10 36 होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 डिजिट। ये थोड़ी सी हमारे पास एक डिफरेंस सिचुएशन है कि एटलीस्ट 1 डिजिट। एटलीस्ट 1 डिजिट का मतलब यह है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई भी डिजिट यूज ना हो, और ये मिनिमम हमारे पास बाउंड गिवन है। मैक्सिमम बाउंड क्या हो सकता है, मैक्सिमम अगर 6 लेटर्स हैं तो उसमें हो सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा डिजिट्स भी हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 6 डिजिट्स भी हो सकते हैं। और अगर हमारे पास लेंथ 7 की है तो हो सकता है कि 7 के 7 पोजीशंस पर डिजिट्स हो, क्योंकि 1 डिजिट का होना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस जो है वो पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हम देखते हैं कि 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग जो पासवर्ड्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो समटाइम्स हमारे पास हम एक ऑपोजिट डायरेक्शन यूज करते हैं इस तरह को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे टेक्निक यूज किया, आप देखें कि ये जो कंडीशन है ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट। तो अगर मैं 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड चूज करूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, पासवर्ड विद 1 डिजिट, पासवर्ड विद 2 डिजिट, पासवर्ड विद 3 डिजिट, पासवर्ड विद 4 डिजिट्स, पासवर्ड विद 5 डिजिट्स न्यूमेरिक,
और पासवर्ड विथ 6 डिजिट्स। तो अब मुझे इन सब पासवर्ड्स को 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट अलग अलग काउंट करने के बजाय मैं इसको काउंट करूंगा ऑपोजिट वे में। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें अगर मैं ये काउंट कर लूं कि पासवर्ड विथ नो डिजिट, तो पासवर्ड विथ नो डिजिट जो है उसको अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास कैलकुलेट करना आसान है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक क्लास में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहूं कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो अगर मैं पूछूं कि स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट्स हैं, ये बताना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू कि अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो हम इसको कहते हैं, हमने इसको बैक वे में हमने इसको काउंट किया। इसी सवाल में अभी हम बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग के 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट वाले कैरेक्टर्स पासवर्ड कितने होंगे, हम उसमें से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पासवर्ड विद नो डिजिट। तो अगर नो डिजिट यूज हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 प्लेसेस पर सिर्फ अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। तो पासवर्ड विद नो डिजिट इसकी चॉइसेस हमारे पास होंगी 26 रेज़ टू पावर 6 और पासवर्ड ऑफ कैरेक्टर 6 लेंथ हमारे पास जो है वो टोटल होंगे 36 रेज़ टू पावर 6। अब इसमें से हम अगर वो चॉइसेस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें कोई डिजिट यूज नहीं हो रहा, तो हमारे पास टोटल चॉइसेस वो आ जाएंगी जिसमें 1 डिजिट भी शामिल होगा, 2 डिजिट भी शामिल होगा, 3 डिजिट भी होगा, 4, 5, 6 डिजिट्स भी शामिल होंगे। इसी तरह हम आ जाते हैं पासवर्ड ऑफ लेंथ 7। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड ऑफ कैरेक्टर लेंथ 7 दे आर 36 रेज़ टू पावर 7 और इस कंडीशंस को भी हमने फॉलो करने के लिए कि एटलीस्ट 1 डिजिट हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पासवर्ड विद नो डिजिट, तो वो हमारे पास होगा 26 रेज़ टू पावर 7। इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे P8 भी। तो लास्ट में जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा पासवर्ड विद लेंथ 6 प्लस पासवर्ड विद लेंथ 7 प्लस पासवर्ड विद लेंथ 8। तो ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स विच आर 6 digits to 6 characters to 8 characters long। इस स्टूडेंट को अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछें, फिर हम उसको एक डिफरेंट वे में डिस्कस करते हैं। जी 36 मीन्स कि आप पहले डिजिट पे आप 26 अल्फाबेट्स और 10 डिजिट्स हैं 26 और प्लस 10 टोटल 36। वो अल्फाबेट भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन रूल, या हम इसको कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने ये डिसजॉइंट यूनियन वाला किया था कि अगर तो हमारे पास 2 सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है तो हमारे पास सम रूल यूज होता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 सेट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं वो कॉमन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट्स होते हैं उसको हम एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हम उसमें से ऑब्टेन कर सकें। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ से बुक से। इसको हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी। इंक्लूजन के आप उसमें तमाम सेट्स की कार्डिनैलिटी को ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और उसमें से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट्स है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन और समटाइम्स सब्ट्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 either starts with 1 bit or and with 2 bits 00। तो अगेन कि हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स हैं उसमें जो 1 से स्टार्ट होती हैं या एंड्स होती हैं 2 बिट्स 00। तो सबसे पहले अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास क्या है कि आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। टोटल 7 पोजीशंस हैं। अब हमने ये देखना है कि कितने बिट स्ट्रिंग्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका 1 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब है कि एक पोजीशन तो हमारे पास फिक्स होगी। तो 8 में से एक पोजीशन फिक्स होगी, जो 7 पोजीशंस हैं वो आर्बिट्ररी हैं, और उन 7 पोजीशंस में से हर पोजीशन पर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 0 यूज हो सकता है या 1 यूज हो सकता है।
तो टोटल नंबर ऑफ फेज हमारे पास कितने होंगे 2�7, विच आर 128। अब हम देख लेते हैं कि हाउ मैनी बिट्स जो कि 000 पर एंड हो रहे हैं। अब 2 0 जब एंड पर आएंगे इसका मतलब है कि लास्ट 2 पोजीशंस जो हैं वो फिक्स्ड हो गई। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोजीशंस बचेंगी वो होंगी 6। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2�6, क्योंकि हर पोजीशन के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 0 और 1। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है इसमें आप देखें कि और था, तो इसका मतलब ये है कि 1 बिट से स्टार्ट हो या 00 पर एंड हो। लेकिन इसमें से कुछ चॉइसेस ऐसी भी होंगी जो 1 से स्टार्ट भी हो रही हैं और 00 पर एंड भी हो रही हैं। 1 से स्टार्ट हो रही हूँ और 00 पर एंड हो रही हूँ, इसका मतलब है कि पहली पोजीशन भी फिक्स हो गई है और लास्ट 2 पोजीशंस भी फिक्स्ड हो गई हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोजीशंस बची हैं स्ट्रिंग्स, बिट स्ट्रिंग्स के लिए, वो बची हैं 5। हर पोजीशन के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास क्या होंगी 2⁵। तो हम ऐड करेंगे 2⁷ प्लस 2⁶ और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि दोनों में इंक्लूडेड है, 1 में भी और 00 में भी, विच आर 32। तो टोटल चॉइसेस हमारे पास होंगी 160। ठीक, ये बात क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो आप मुझे बताएं। इससे रिलेटेड एग्जांपल देते हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ से कि अ कंप्यूटर कंपनी रिसीव्स 350 एप्लीकेशंस फ्रॉम कंप्यूटर ग्रेजुएट्स फॉर अ जॉब प्लानिंग अ लाइन ऑफ न्यू वेब सर्वर्स। तो उस समय से 220 एप्लीकेशंस जो हैं दे आर मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस, 147 एप्लीकेशंस मेजर्ड इन बिजनेस एंड 51 मेजर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस बोथ। तो हाउ मेनी ऑफ these applications measured neither in computer science nor in business? तो अब हम इसमें से देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उसमें से हमें जो कॉमन नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो लेट्स से हमारे पास A1 जो है दिस इज लेबल्ड विथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस, और A2 जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेजर्ड इन बिजनेस। तो हमारे पास A1 यूनियन A2 क्या होगा, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस और बिजनेस और बोथ। और A1 इंटरसेक्शन A2 हमारे पास होगा जो कि कंप्यूटर साइंस और बिजनेस दोनों में है, तो हमारे पास वो है 51। तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 माइनस देयर इंटरसेक्शन, 220 प्लस 147 माइनस 51, और जो कि हमारे पास आ गया 316। ये हमने एक डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट से दोनों हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया। ओके, इसके बाद हमारे पास है एक इम्पोर्टेंट रूल जो कि है डिवीजन रूल। अगर आपको याद हो तो आपने एक क्वेश्चन किया होगा कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू how many ways are there for sitting plan of, for example, committee of 7 members around a round table। तो उस केस में हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, पर्टिकुलर एग्जांपल थी डिवीजन रूल की। तो डिवीजन रूल को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक पिक्चर बना लेते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक फंक्शन लें इंटीजर्स से पॉजिटिव इंटीजर्स तक। फॉर एग्जांपल फंक्शन मैंने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x²। तो आप ये देखेंगे कि -2 और जो +2 है दोनों मैप कर रहे हैं 4 पर। इसी तरह -3 जो है और +3 जो है वो हमारे पास मैप कर रहा है 9 पर, और -4 और +4 ये हमारे पास मैप कर रहा है 16 पर। तो इसी तरह जब आप वो यूज करते हैं राउंड टेबल वाला, तो राउंड टेबल में आपको याद होगा कि अगर मेरे पास 4 पर्सन हैं, लेट्स से A, B, C और D। अब अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है और यहाँ पर C है, तो आप देखो कि ये वाली अरेंजमेंट और ये वाली अरेंजमेंट दोनों सेम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर
ए लिख दूं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो आप देखो कि ये तीनों पोजीशंस जो हैं वो मेरे पास दे आर सेम। क्यों? क्योंकि पोजीशंस डिफरेंट उसी वक्त होंगी जब हमारे पास ए के नेबर्स में जो नंबर है वो डिफरेंट हो। आप देखें फर्स्ट पिक्चर में ए का नेबर बी और डी है, सेकंड पिक्चर में देखें ए का नंबर बी और डी है, थर्ड पिक्चर में देखें ए का नंबर बी और डी है। तो हमारे पास ये जो तीनों अरेंजमेंट्स हमने बनाई, ये तीनों अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। तो फिर हम इसमें, आपने एफएससी में आप कैसे करते थे कि इन चार में से अगर आपके पास n पर्सन हैं तो आप इन चार पर्सन में से एक पर्सन को फिक्स कर लेते थे और बाद में आप n-1 नंबर्स की जो है वो अरेंजमेंट देख लेते थे। तो हम कहते थे अगर 4 पर्सन है, इसका मतलब है जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज है वो आएंगे 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज क्या करते थे कि 4 पर्सन है तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। लेकिन हमारे पास जो चार पॉसिबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल जो फोर्थ हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी वो ये कि अगर ए को मैं यहाँ पे लिख दूं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास डी है। तो ये चार जो पिक्चर्स हैं ये कोरोस्पॉन्ड कर रही हैं सिर्फ एक ही नंबर को। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल चॉइसेस थी 4 3 2 1, उसमें जो चार पिक्चर्स हैं वो तो कोरोस्पॉन्ड करेंगी एक को। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इसको 4 से डिवाइड कर लेते थे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली वो 3 फैक्टोरियल ही आ जाता था। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते थे कि आप एक को फिक्स कर लें और रिमेनिंग n-1 नंबर्स की परमुटेशन देख लें। और या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले हम उसको तमाम नंबर्स की हम जो है वो अरेंजमेंट्स देख लें, बाद में जितने नंबर्स जो हैं वो कोरोस्पॉन्ड कर रहे हैं एक एलिमेंट्स को, उससे हम उसको डिवाइड कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अगर x स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखें आप टोटल अगर हमारे पास n है, n फैक्टोरियल है, अब मेरे पास यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो कोरोस्पॉन्ड कर रहे हैं एक ही नंबर 4 को। यहाँ पे -3 और 3 जो है वो कोरोस्पॉन्ड कर रहा है 9 को। तो हम लास्ट पे क्या करते हैं, जो टोटल चॉइसेस होती हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन नंबर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 है तो मैं इसको क्या करूंगा, n को डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो मेरे पास जो 2 है इसका मैं नाम रख लेता हूँ लेट से d। तो यही हमारे पास डिवीजन रूल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर देयर आर n/d ways to do a task, if it can be doing using a procedure that can be carried out in n ways, and for every w exactly d of the n ways correspond to way w। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये w है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये दो वेज हैं -2 और +2। इसी तरह यहाँ पे एक w है और यहाँ पे हमारे पास कितने वेज हैं 2। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक सबसेट्स में है जिसकी कार्डिनलिटी d है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उस n को डिवाइड कर देते हैं d से। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 20 जो कि हमारे पास आर्बिट्रली गिवन है सर्कुलर टेबल के लिए ही। यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि वी कैन आल्सो फॉर्मुलेट डिवीजन रूल इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि अगर f हमारे पास फंक्शन है सेट a से सेट b की तरफ, जो कि दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, और हर वैल्यू b के लिए हमारे पास देयर आर एग्जैक्टली d वैल्यूज सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। जैसे हमारे पास a जो सेट था वो मैंने लिया था सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो b सेट था वो मेरे पास था पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन कर रहा था वो मेरे पास था एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या करेगा कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को, दोनों एलिमेंट्स को मैप कर देगा एन स्क्वायर पर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एन स्क्वायर के लिए हमारे पास ए में प्री इमेजेस जो है वो दो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्डिनलिटी है बी की कार्डिनलिटी है, तो बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, ए की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय डी हमारे पास वो नंबर्स हैं जिससे वो रिपीट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो हमारे पास अगर z प्लस की कार्डिनलिटी लेट से n है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 हमारे पास नंबर्स जो हैं वो हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैप कर रहे हैं।
और यहाँ पे हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सीट 4 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल where two sittings are considered the same when each person has the same left neighbor and the same right neighbor. तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास पहली सीट के लिए भी 4 पॉसिबिलिटीज थी, दूसरी के लिए भी, दूसरे के लिए 3 थी, क्योंकि जब एक पर्सन बैठ जाएगा तो 3 पर्सन रह जाएंगे. फिर थर्ड के लिए 2 थी और लास्ट वन के लिए हमारे पास 1 पॉसिबिलिटीज. लेकिन हमें ये पता है कि जो हमने इस 4 पॉसिबिलिटीज देखी थी कि जब तक हम उन चारों में से किसी को फिक्स नहीं करते तो 4 को आप चाहे जिस तरह मर्जी रोटेट कर लें, वो हमारे पास कोरस्पॉन्ड करता है एक ही सिटिंग प्लान को. तो हमने क्या किया, लास्ट पे इस जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से. इसको हम कहते हैं इट इज अ डिवीजन रूल. आई होप कि आपको ये बात क्लियर है. ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन की थी व्हाइट बोर्ड पे भी. नेक्स्ट हमारे पास है ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम हमारे पास हेल्प करता है किसी भी पॉसिबिलिटी को. देखें 4 इसलिए क्योंकि अब हमने आप ये देखें, ये मैंने पिक्चर्स बनाई थी. देखें ये ए बी सी और डी, पहली पोजीशन पर आपने ए की सिटिंग प्लान है. अब दूसरे पे आप देखें कि अगर मैं ए को मूव कर देता हूं तो मेरे पास ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, फिर इसी तरह ये थर्ड पॉसिबिलिटी और ये फोर्थ पॉसिबिलिटी. क्योंकि आप इसको एक दफा रोटेट करते हैं तो ए जो है वो डी की जगह पर चला जाएगा, जब दूसरी दफा रोटेट करेंगे तो ए जो है वो सी की जगह चला जाएगा, फिर जब आप तीसरी दफा रोटेट करेंगे तो ए जो है वो वापस बी की जगह पर चला जाएगा. तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैप करेंगे सेम ही नंबर्स पर. तो इसलिए हमने इसको 4 डिवाइड किया. टोटल एलिमेंट्स तो नहीं कह सकते, ये इस एग्जांपल में जस्ट ऐसे था, एक कोइंसिडेंटली ऐसे था. ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास बस लास्ट 2 मिनट्स हमारे पास ये ट्री डायग्राम है. ट्री डायग्राम हमें जस्ट हेल्प करता है कि हम टोटल जो पॉसिबिलिटीज है उनको लिस्ट कर सकें. तो लिस्ट करने के लिए हमारे पास ये एक इजियर वे है. इस हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं और टोटल नंबर्स या टोटल जो एक्सप्रेशंस है वो क्या क्या हो सकते हैं. तो आप इसे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में से देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, डिस्टिंग्विश करें किस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल यूज होगा, किस क्वेश्चन में सम रूल यूज होगा. और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो मुझे बताएं.